नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS एकेडमी में। आज का डेट है 14 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आसाम ट्रिब्यून का इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल है। यहाँ पे बात की जा रही है आसाम में कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिक्लिनेशन हमें देखने को मिला है, और वही तारीफ किया जा रहा है इस आर्टिकल में दैट यस आसाम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। इट इज़ हर्टनिंग, बहुत खुशी हो रही है देखते हुए दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ने रजिस्टर किया है डिक्लाइन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स अलॉन्ग विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दैट इज सिर्फ और सिर्फ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ही नहीं, रादर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी हमें डिक्लिनेशन देखने को मिला है। और बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। देखो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन किया जाता है एज अ नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स। मम्मी लोगों का देखो क्या होता है ना दैट जन्म देते समय बहुत समय कुछ जो मदर्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं मिलता है, प्रॉपर डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, राइट। तो ऐसे ही डेथ्स जो होता है वही बोला गया है दैट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ, है ना, ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एट द सेम टाइम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज बच्चे जब मर जाते हैं विद इन 1 ईयर्स ऑफ एज, और वो भी कितना, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना वो नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर मानता हूँ तो मैटरनल मोर्टेलिटी के रेट का डेफिनेशन है दैट नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ ऑफ मदर्स। ठीक है, तो यस ये चीज़। अब आ जाते हैं मेन न्यूज़ के स्टैटिस्टिक्स में। न्यूज़ का स्टैटिस्टिक्स जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है दैट MMR और IMR में इंडिया ने बहुत अच्छा किया। दैट इज ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर देख लीजिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 33% का डिक्लिनेशन हमें देखने को मिल रहा है आसाम में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 15% का डिक्लिनेशन हमको देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है इसके क्या क्या रीजंस है। सबसे पहला जो रीजन है बताया जा रहा है ये है क्रैकडाउन जो आसाम गवर्नमेंट कर रही है चाइल्ड मैरिज के ऊपर, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर रही है। और साथ ही साथ आसाम में अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की रेट अगर देख लीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पहले क्या होता था दैट बच्चों का जो डिलीवरी होता था ना घर में ऐसे ही हो जाता था, राइट, हॉस्पिटल तक लाते भी नहीं थे। बट अभी क्या हो रहा है, हॉस्पिटल्स में डिलीवरी किया जाता है। अब देखो, बच्चे का जन्म लेना ये क्या बच्चा वाला खेल है क्या दैट आपका पैर हाथ टूट गया तो हाँ घर में ही सेवलॉन लगा दो, डेटॉल लगा दो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई बच्चा पैदा हो रहा है यार, है ना, क्योंकि इसमें जो है एक प्रॉपर हाई स्किल्ड केयर चाहिए, नॉट ओनली मदर का बट बच्चों का भी। और पहले क्या होता था दैट इस टाइप के केयर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होते थे, इसीलिए मदर्स की भी डेथ हो जाती थी और बच्चों की भी डेथ हो जाती थी। बट अभी क्या हो रहा है ना दैट इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके कारण अब देखो ये डेटा भी है, इसके कारण बेसिकली ये डेथ्स का घट रहा है, राइट। और डेटा के अनुसार अगर हम लोग माने तो 2015-2016 में ये रेट था 70.6%, और 2019-2020 में ये बढ़ गया एज 91%। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट, डिक्लाइन। अब देखो ये डिक्लाइन भी जो बोला क्या ना, जैसे मैंने बोला दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में अराउंड 33% डिक्लिनेशन देखने को मिला है। तो देखो 2021-22 से 2022-23 में पहले जो डेथ्स होता था वो 766 डेथ था, है ना, बट एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ पहले ये जैसे 766 था, बाद में ये घट के 510 आ गया। वैसे ही चाइल्ड डेथ में भी जो है डिक्रीज देखने को मिला है, राइट। और दैट इज 2021-22 में इतना था जो क्या घट के इतना आ गया इन द ईयर 2022-23, राइट। और भी अगर कुछ डेटा हम लोग देखें तो यस, केरला जो है ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है जिसका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और गुजरात। इनफैक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की अगर माने तो 25% जो वुमेन है ना जो क्या 18 से 20 है, दे मैरी बिफोर दे आर लीगली अलाउड टू, राइट। मतलब समझ रहे हो दैट अभी जो 18 से 20 साल की उम्र है ना, अब देखो वुमेन का मैरिज एज कब होता है 18 साल, राइट। बट अभी ऐसे बहुत मैरिड वुमेन है 18 से 20 साल की, जितनी भी मैरिड वुमेन है
उनको स्टडी किया गया तो पाएगा उनमें जो अगर 100 वुमेन है ना वैसे, तो 25 लड़कियों का तो शादी 18 साल से कम में ही हो जाता है, राइट। और आसाम में अगर देख लीजिएगा, यस, इन सब के लिए प्रिवेलेंसेस भी एनीमिया का देख लीजिएगा वो बहुत ज़्यादा था, जो 60% से ज़्यादा भी है। डिस्पाइट इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, देखा तो क्या अनडाउटेडली इंक्रीज हुआ है आसाम में, बट 16% जो बर्थ है ना आसाम में, वो अभी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बाहर हो रहा है। अभी भी हर जो डिलीवरी हो रही है वो अभी भी हॉस्पिटल्स में नहीं हो रही है, राइट। तो सवाल हो रहा है क्या क्या हमको करना चाहिए जिससे अभी जो भी एग्जिस्टेंस, अभी जो सिनारियो है उसको हम लोग प्रॉपरली टैकल कर सके। तो देखो, अगर इसको हमको जड़ से उखाड़ के फेंकना है तो हमें एक अप्रोच से नहीं काम करना पड़ेगा, हमको मल्टी प्रोज अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें चाइल्ड मैरिज में तो क्रैकडाउन करना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा दैट वुमेन का एडुकेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे वुमेन एम्पावर्ड फील कर सके, वो अपना डिसीजन खुद ले सके। बट साथ ही साथ हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को और भी ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। और एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है हमारे सोसाइटी में, दैट वुमेन्स और चिल्ड्रन के बीच में न्यूट्रिशन अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का अगेन एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे डील की गई है रिसेंटली ऑन ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड, जिसमें अराउंड 200 कंट्रीज ने ये डील किया है दैट जो बेसिकली बोल रहा है दैट हमें फॉसिल फ्यूल से दूर भागना है, वी नीड टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, है ना। और उसका मेन रीजन है दैट प्लानेट में जो थ्रू आउट द अर्थ जो क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है, यस, इस क्लाइमेट क्राइसिस को देखते हुए इट इज़ वेरी मच एविडेंट दैट फॉसिल फ्यूल से हमें दूर जाना ही पड़ेगा, राइट। सो ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, इसको बोला जा रहा है यूएई कंसेंसस के नाम से भी, जो क्या बोल रही है दैट यस, हमें ट्रांजिशन जो करना पड़ेगा इन अ जस्ट एंड इक्विटेबल मैनर। इनफैक्ट ये अर्ज करता है कंट्रीज को दैट ये हर कंट्रीज को एक्सलरेट करना चाहिए एफर्ट्स, जिससे क्या फेज डाउन हो सके अनअबेटेड कोल पावर, which is a climb down after India and China strongly resisted the singling out of coal। अब देखो क्या है ना दैट इंडिया एंड पहले क्या ना दैट हर एक कंट्री को प्रेशराइज दिया जा रहा था दैट आप कोल को हटा डायरेक्ट यूज करना बंद कर दो। हम बोला अरे भाई आप लोग जो डेवलप्ड कंट्री हो, आप लोगों ने तो कोल भरपूर इस्तेमाल करके पूरा बढ़ गए हो, है ना। क्या आप हम लोग को भरपाई दोगे, पैसे दोगे? नहीं, आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, आप बंद कर दोगे, ऐसा कैसे होगा। हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हम लोग बोल जरूर रहे हैं दैट यस वी विल स्टॉप इट, बट अब्रप्टली नहीं होगा, फेज डाउन, फेज वाइज मैनर में हम इसको धीरे धीरे घटाते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज बोला गया है। नेक्स्ट एक अलायंस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये है अलायंस ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस ये एक इनिशिएट किया गया है बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और फाइनली वैसे तो ये किया गया था इंडिया में, बट इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है COP28 के अंदर, है ना, जहां जो क्या कॉन्फ्रेंस दुबई में हो रहा है। सो बेसिकली ये जो अलायंस है इसका काम क्या है, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, राइट। जो ग्लोबली जो सिटीज मेन सिटीज के थ्रू जो रिवर गुजर रही है, बेसिकली देखो नाम से तो वही लग रहा है, राइट। अब ये भी देखो है भी वही, हर एक कंट्रीज में, राइट, रिवर सिटीज तो होंगी, जैसे गुवाहाटी ही ले लो, राइट, है ना। सो अब क्या करेंगे ना दैट रिवर सिटीज एक प्लेटफॉर्म में आएंगी, और उस प्लेटफॉर्म में ये इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी आएंगे, नॉलेज मैनेजमेंट पार्टनर्स भी आएंगे, और तीनों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो लोग इन्हांस कर सकते हैं उनके एग्जिस्टिंग रिवर सिटी अलायंसेस को, जो क्या फॉर्म किया जा रहा है बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा in collaboration with National Institute of Urban Affairs in the year 2021। So, ये GRCA that is Global River City Alliance ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। मैंने बोला ना, इस यूनिक प्लेटफॉर्म में रिवर सिटीज, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज एज वेल एज नॉलेज मैनेजमेंट पार्टनर्स जो है वो अपने नॉलेजेस को एक्सचेंज करेंगे, राइट। जिससे क्या कोई भी अगर रिवर सिटीज बहुत अच्छा काम किया है तो दूसरा रिवर सिटीज उनसे सीख कर उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने सिटीज में भी इंप्लीमेंट करेंगी,
राइट। सो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है जिससे हर एक सिटीज़, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सपर्ट जो चीज़ें हैं उसको दूसरों के साथ शेयर कर सके, और ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके जिससे वो रिवर सिटीज़ के साथ इन्वॉल्व हो सके, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंडर डेल्टा रैंकिंग। नीति आयोग ने रिलीज किया है पहला डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, है ना, जिसमें तेलंगाना का एक ब्लॉक है जिसको कहते हैं तिरियानी ब्लॉक, इसने सिक्योर किया टॉप पोजीशन। और उत्तर प्रदेश के जो कौशंबी ब्लॉक है ना, इसने सिक्योर किया है सेकंड पोजीशन, राइट। सो बेसिकली ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये बिल्ड किया गया है किसके ऊपर? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर। और ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया बाई नीति आयोग, कब? जनवरी 2023 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा वो क्या है? गवर्नेंस को कैसे इन्हांस किया जाए, इम्प्रूव कैसे किया जा सके द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चैलेंजिंग एंड रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स। क्योंकि देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अगर देख लीजिएगा इसमें क्या था, जो वैसे डिस्ट्रिक्ट जो क्या इकोनॉमिकली, सोशली रिस्पेक्टिवली पुअर फ्रंट में थे उनके ऊपर खर्चा किया जाएगा, मेक श्योर किया जाएगा दैट वो जो है वो ऑफ कोर्स आगे बढ़े, उनमें डेवलपमेंट लाया जा सके, राइट। और डेवलपमेंट मतलब क्या? ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, साथ ही साथ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी होगा जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, राइट। और अगर जोग्राफिकल कवरेज देख लीजिएगा वो 500 ब्लॉक है फ्रॉम द 327 डिस्ट्रिक्ट्स इन द 27 स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज 4 यूनियन टेरिटरीज। और इसके की थीम एरियाज है, किस किस सेक्टर्स में फोकस किए जाएंगे जिसमें उसमें डेवलपमेंट लाया जाएगा, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। और इस प्रोग्राम का अगर स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा तो स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला है कन्वर्जेंस, collaboration and competition. Convergence of what? Central and state schemes. Collaboration between what? Between various main organs like Niti Aayog, various central ministries, various state departments and district as well as block administration. साथ ही साथ competition होगा हर एक block के बीच में, which will be driven by the spirit of mass movement, right? तो ये है प्रोग्राम स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू अल्टीमेटली इस रैंकिंग को दिया जाएगा। इसके नोडल ऑफिसर्स जो होंगे, यस, ब्लॉक ऑफिशियल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे एज अ लीगल चेंज एंड नोडल ऑफिसर्स। रिलेशनशिप बेसिकली बिल्ड किया जाएगा, आई मीन द रिलेशनशिप विल बी बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओनली। एंड ये जो ओवरऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ओवरव्यू देख लीजिएगा तो ऑफ कोर्स एडीपी, जब बात ही कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया तो इसका भी देख लेते हैं भाई। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसका फोकस था दैट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके एज अ लो हैंगिंग फ्रूट और वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सके, वहाँ पर प्रोग्रेस लाया जा सके, है ना। तो यही है। नेक्स्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन सिस्टम। और इसका एम क्या है पता है? इसका मेन एम है दैट कैसे इनकरेज किया जा सके फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट को और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इंडिया में। सो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, जिससे मीट तो किया जा सके प्रेजेंट नीड्स को, बट साथ ही साथ ऐसा नहीं दैट आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के नीड को कॉम्प्रोमाइज कर सके। नो 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 नो, यही तो सस्टेनेबिलिटी क्या है भाई, दैट आप जो अभी के रिसोर्सेज को आराम से इस्तेमाल करो एंड साथ ही साथ मेक श्योर करो दैट फ्यूचर के नीड्स भी पूरे हो जाए। ऐसा नहीं दैट हम लोग अभी सारे रिसोर्सेज को यूज करके खत्म कर दिया, आने वाले जनरेशन हमको गाली दे रहा है, अरे भाई पास्ट जनरेशन ने क्या किया, समझ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यही है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और एग्रो फॉरेस्ट्री अगर बात करें तो ये एक लैंड यूज सिस्टम है जो क्या इंटीग्रेट करता है ट्री एंड श्रब्स को विथ क्रॉप्स या फिर लाइव स्टॉक्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, राइट। ये कंबाइन करता है एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट प्रैक्टिसेस को, जिससे अचीव किया जा सके बेनिफिट्स, जो क्या इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होती है और सोशल बेनिफिट्स भी होती है। तो सवाल होता है दिस स्कीम इज ऑल अबाउट व्हाट? देखो,
बेसिकली अगर नेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम देख लोगे, ये 3 टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन इसमें होती है, जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होता है, और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन होता है, जिससे ट्रेस किया जा सके दैट फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स है तो है क्या। और इसका मेन एम है दे प्रोवाइड किया जा सके कि मार्केट इंसेंटिव वैसे एंटिटीज़ के लिए जैसे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फार्मर्स, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना, जो क्या रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन जो है ये बेस किए गए हैं ऑन इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और न्यू ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट स्टैंडर्ड, राइट। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का सेशन मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।